फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा का जो है प्रैक्टिस सेट आपको हल करवा रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी और जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो उस सीरीज़ में एक नया हम जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आपके पास आए हैं, जिसमें आपको हिंदी के 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, और एक चीज़, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल सके और इसका लाभ हो सके। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। आपका भविष्य क्या हो? उज्ज्वल हो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो या कैसा है। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। ये इच्छा है। अगर प्रश्नवाचक की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, जहाँ पे प्रश्न की बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। निषेधात्मक, ये जो निषेधात्मक है, निषेधवाचक है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये होता है कि जब किसी बात के न होने का बोध हो, जैसे तुम बाजार नहीं गए, ये सब। आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक में क्या हो? जहाँ पे कोई आज्ञा सूचक शब्द हो, जैसे एक गिलास पानी लाओ, है कि नहीं, ये काम कर दो। जहाँ पे आज्ञा की बात हो, जहाँ आज्ञा का बोध हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक। तो यहाँ पे चूंकि इच्छावाचक था, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? ये वाच्य से संबंधित है। तो पहला है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। दूसरा है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। तीसरा है अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। और चौथा है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से पाठ पढ़ा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। ठीक है। अब देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। बता देते हैं आपको, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? तो कर्तृवाच्य है। कौन सा है? कर्तृवाच्य है। फिर कौन सा है? उसके बाद आपका है कर्मवाच्य है, और फिर भाववाच्य है। तो ये 3 भेद हो गए, कर्ति, कर्म और भाव। कर्तृवाच्य क्या होता है? ये क्रिया का वह रूप होता है जिसमें जो है वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता मुख्य रोल में होता है। कौन? कर्ता। तो वहाँ पे हो जाएगा कर्तृवाच्य। और जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। और जहाँ पे भाव की प्रधानता हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य। नाम से ही स्पष्ट है। तो दूसरे का हमारा जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट देखिए, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो देखिए, ल और स का जो उच्चारण स्थान है वह आपका हो जाएगा दांत से है। क्या हो जाएगा? दांत से। अब आपको मालूम है कि हिंदी वर्णमाला के जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं वो अलग अलग जो है दिए गए हैं। जैसे दांत है, ओठ है, कंठ तालु है, मूर्धा है ना। तो देखिए, एक ट्रिक है, आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, क ख ग ऐसे ऐसे करके जो है कहाँ तक जाता है? अंग तक। फिर च है, फिर च से शुरू होता है, च छ छ इ तक। फिर ट ठ ड ढ अड़ तक। फिर त थ द ध न। फिर प फ ब भ म। ऐसे होता है ना। अब देखिए, तो इसको ऐसे करिए, के टी एम 2 डी ओ। फिर से लिख देते हैं साफ साफ, के टी एम डी ओ। लोग बोलते हैं ना एटीएम दो, तो एटीएम की जगह केटीएम कर दीजिएगा। ठीक है, एटीएम दो या फिर केटीएम दो। तो के से शुरू करिएगा। अब देखिए, के से क्या हो जाएगा? तो पहला जो क वर्ग से, जितना भी क वर्ग का है, क ख ग घ ङ, ठीक, वो केटीएम से शुरू हो जाएगा। के से कंठ, के से माने कंठ, टी से तालु, म से यम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, दी से दंत और ओ से ओष्ठ। तो क वर्ग जितना आएगा क से अंग तक, वो किस में आएगा? कंठ में आ जाएगा। फिर च वर्ग, च से लेके इ तक, च च च इ तक, ये किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा तालु में। मूर्धा में यम से क्या हो जाएगा बताइए? तो च छ ज इ के बाद आता है ट ठ ड ढ ड़। फिर यहाँ से त सीरीज हो जाएगा, त वर्ग। फिर यहाँ से प वर्ग, प फ ब। तो इसमें देख रहे हो वोट का यूज हो रहा है। तो याद रखिए, केटीएम 2।
एटीएम की जगह बस ए की जगह के कर दीजिए, केटीएम। तो के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ। और सीरीज आप जानते हैं, क ख ग घ च छ नहीं है ये सब, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कंठ और ओष्ठ से क्या बोला जाता है, दोनों मिला के, कंठ और ओष्ठ, जैसे कंठ भी हो और ओष्ठ, इन दोनों से, तो कंठ और ओष्ठ से मिलाकर जो है, कंठ और होठ को ओ और औ है, और दांत और ओठ को मिला के तो व है, और कंठ और तालु से पूछा जाए तो ए है, ठीक है। ये सब चीज़ें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिया है कि दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए, कि रिक्त स्थान में सही विकल्प क्या होगा। आदि कवि, आदि कवि के बाद इसमें क्या भरा है, देखिए वाल्मीकि में अशुद्धि बहुत है, चारों ऑप्शन में एक शुद्ध होगा। ने संस्कृत में रामायण की रचना की, ठीक है, तो वाल्मीकि ने ही की, लेकिन इनका सही क्या है, तो 4 का ए हो जाएगा वाल्मीकि। ये म पे बड़ी की मात्रा, वाल्मीकि न कि वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वरों का उच्चारण किससे सहायता से होता है, व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, बिना किसी सहायता के। तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्वरों का उच्चारण होता है वो बिना किसी हेल्प के होता है, ठीक है। जबकि व्यंजन का जो है उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि क्या होती है, छिपी होती है। प्याज काट के रेडी रखो ना। अनुवाद किया जाता है, ठीक है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्रोत भाषा कहते हैं कि लक्ष्य भाषा कहते हैं कि मानक भाषा कहते हैं कि माध्यम भाषा कहते हैं। तो 6 का ए हो जाएगा स्रोत भाषा। क्या हो जाएगा, स्रोत भाषा। ये देखिए लक्ष्य भाषा है, माध्यम भाषा है, मानक भाषा। तो समझ लेते हैं, देखिए जिस भाषा का आप अनुवाद करते हैं, ठीक है, उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस नई भाषा में अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है या प्रस्तुत भाषा कहा जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए हिंदी से अंग्रेजी में कर दिए तो हिंदी आपका क्या हो गया, स्रोत भाषा हो गया, और जो इंग्लिश में आप कर रहे हैं वो तो नई भाषा हो गया। या फिर लक्ष्य भाषा, आपका लक्ष्य है क्या, हिंदी से अंग्रेजी में करना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लक्ष्य भाषा, या फिर उसी को हम प्रस्तुत भाषा कहते हैं। और आपको पता हो कि एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोले जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, मानक भाषा। एक निश्चित क्या पैमाने के अनुसार, एक पैमाना होता है, पैरामीटर होता है, उसी के अनुसार। इसका पैमाना व्याकरण है। क्या है, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के अनुसार ही जो है ये सब चीज़ें होती हैं हिंदी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए पैसेज है, पैसेज आ गया हिंदी वाला, इसको आप पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। क्या है, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ लेते हैं। लोग भ्रमवश अहंकार को क्या समझ लेते हैं, इसकी माता समझ लेते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या न हो। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ा बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल ही क्यों न हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्वक जीवन व्यतीत करता है उसके लिए वह गुण क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो नम्रता किसकी माता बताई गई, स्वतंत्रता की। यहाँ पे नम्रता को ही जो है स्वतंत्रता क्या बताई गई है, माता बताई गई है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता की माता कौन है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा, स्वतंत्रता की माता कौन है बताइए, तो हो जाएगा नम्रता। क्या हो जाएगा, नम्रता। ऊपर स्पष्ट कहा गया है। स्वतंत्रता की सौतेली माँ किसको बताया गया है, तो अहंकार को बताया गया है। किसको, अहंकार को। और आत्म संस्कार के लिए आवश्यक क्या है, तो ये हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता क्या है, आपके आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं
कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। शीर्षक क्या हो सकता है? आत्मबल, अभिमान, नैतिक बल, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता ही क्या होगा? इसका उपयुक्त शीर्षक होगा। नेक्स्ट आपका है कि दिए गए विकल्पों के लिए रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग किया। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गए? तो वेरी सिंपल है, 9 2 11। क्या हो गया? 9 2 11। अंगूठा दिखाना है, इसका मतलब होता है समय पर धोखा देना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। आँख का तारा, अत्यंत प्रिय। ठीक, ये हो गया चारों। एक से आप 3-4 क्वेश्चन जान गए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब जहाँ भी शब्द नहीं लगे इसको अंडरलाइन कर लिया करिए तुरंत। नहीं पूछा है, नहीं है, क्योंकि इस पर दिमाग जाता नहीं है, कभी कभी भूल जाते हैं आप। तो बाकी जो है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है इसमें से चुनना है। तो हो जाएगा सुधाकर। क्या हो जाएगा? सुधाकर, क्योंकि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका? चंद्रमा का। ठीक, अब देखिए, अगर हम दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर की बात करें तो ये भी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट बात करिए, क्योंकि ये सब तो हैं, प्रभाकर हो गया, भास्कर हो गया, दिवाकर हो गया, ये सब तो हैं सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन सुधाकर जो है चंद्रमा का है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, दिए गए विकल्प में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। अमृत का विलोम बताना है आपको, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? विष होता है। क्या होता है? विष। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? सी वाला। और आपको पता है कि सुधा जो है अमृत का पर्याय है, और जलज कमल का, और भय का विलोम क्या होता है? साहस होता है। तो ये सब चीज़ें इससे हो गई। अब देखिए, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है? तो आपको पता ही है किसने की है श्री रामचरितमानस की। ये हो जाएगा तुलसीदास ने। किसने? तुलसीदास ने। और अगर हम इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें जो है तुलसीदास की, तो उसको और भी याद रखें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कवितावली हो गया, दोहावली हो गया, कृष्ण गीतावली हो गया, बरवय रामायण है, रामाज्ञा प्रश्न है, लामलला नहछु है। लामलला नहछु भी आपका फेमस है। और एक और है गीतावली है, और 2-3 में जैसे एक विनय पत्रिका है, वैराग्य है, संदीपनी है, जानकी मंगल है, एक जानकी मंगल के बाद एक पार्वती मंगल भी है। तो ये सब इनकी जो है तुलसीदास की क्या है? अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के लिए कौन सा योजक चिन्ह या विराम चिन्ह लगेगा? माता पिता दोनों के लिए, तो इसमें लगेगा योजक चिन्ह। योजक माने जोड़ने वाले, जो बीच में नहीं लगाते हैं, जैसे रात दिन, दिन रात। तो ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, और इजी भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, ये आपका है कि हिंदी को भारत की राजधानी राजभाषा कब बनाया गया था? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। बताइए। अब देखिए, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो हिंदी दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे इसमें तो किसी में 16 है नहीं, 14 सितंबर है नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? यही होगा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता तो सन से होता, लेकिन यहाँ पे तो इसी से पकड़ में आ गया, क्योंकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा जो है स्वीकार किया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची? अब देखिए, समुद्र का पर्यायवाची बताना है कि इसमें से कौन सा है, बाकी 3 नहीं होंगे। तो ये हो जाएगा रत्नाकर। क्या हो जाएगा? रत्नाकर। रत्नाकर क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है। बाकी जो अन्य बच रहे हैं, जैसे अगर हम और बात करें समुद्र के अन्य पर्यायवाची, के समुद्र को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो जैसे जलधि हो गया, पारावार हो गया, जिनका कोई और नहीं है, सिंधु है, नीरनिधि है, नदीस है, पयोधि है, अर्णव है, पयोनिधि है, अवधि है, जलधाम है, नीरधि है, और ये जो सी ऑप्शन आप देख रहे हैं नरपति, ये राजा का है, और जो मधुकर देख रहे हैं ये किसका है? ये भ्रमर का है, और दिनकर किसका है? आपको पता ही है, अभी भी अपने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सूर्य का है। किसका? सूर्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चंस देखेंगे, आपको कई क्वेश्चन का रिपीट करने से जो है आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। अब देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? बेहद ही आसान क्वेश्चन।
संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर आप जानते हैं, जब स्वर से स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होती है। जब व्यंजन से स्वर का हो या फिर व्यंजन से जो है मेल हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग में क्या होता है? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की हो गई। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है प्रतिध्वनि, तो यहाँ पे प्रति लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्रतिध्वनि। प्रति उपसर्ग, जिसे अगर हम प्रति की बात करें, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रत्येक हो गया, प्रतिकूल हो गया, प्रतिदान हो गया, प्रतिवादी हो गया, प्रत्यक्ष, ये सब इसमें जो है क्या लगे हैं? आपके उपसर्ग लगे हुए हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, कारज किस प्रकार का शब्द है? ये जो कारज है, क्या वो तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि अर्ध तत्सम है, आधा तत्सम? तो ये है आपका अर्ध तत्सम। क्योंकि अब अर्ध तत्सम किसको बोलेंगे? आप तो कहेंगे सर आप बताए थे कि तत्सम वो होता है जो संस्कृत का जस का तस होता है वर्ड, और उसी को तोड़ मरोड़ के जो हिंदी में प्रयोग होता है उसको तद्भव बोलते हैं। तो ये अर्ध तत्सम क्या है? तो इसमें ये होता है कि ये जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से आधुनिक भाषा में तो जो है काल में जो है सीधे संस्कृत से लिए गए हैं, और सामान्य भाषा में प्रयुक्त होने के कारण इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जैसे इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे दई है, रात है, अक्षर है, अगिन है, बच्छ है, ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा जिसमें परिवर्तन हो। नेक्स्ट देखेंगे, लड़का कौन सी संज्ञा है? बताइए, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि समूहवाचक है? तो ये तो कभी नहीं होगा भाववाचक, समूहवाचक भी नहीं होगा। तो लड़का क्या है? जातिवाचक। लड़का क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। जातिवाचक में और क्या क्या आ सकते हैं? जैसे मनुष्य है, घर है, पहाड़ है, ये किसी एक जाति को डिनोट करता है। लड़का क्या है? एक जाति सूचक है। हाँ, राम कहता तो वहाँ व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है ना, पर्सनली उसी विशेष व्यक्ति वस्तु, जैसे श्याम हो गया, मई, वाराणसी, भारत, ये सब। भाववाचक में तो जानते हैं गुण, दशा, धर्म आदि के आधार पर, जैसे लंबाई हो गया, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, ये सब हो गया। और समूह से जिसका बोध हो उसको समूहवाचक कहते हैं, जैसे गुच्छा हो गया, सभा हो गया, कुंज हो गया, ये सब चीज़ें। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अब बताइए, प्रयोग के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर अब शब्द देखा जाए तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी होता है। आप पढ़े हैं। विकारी क्या होता है? कि जिस शब्द में लिंग जो है वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, अर्थात जिसमें जो है लिंग, वचन और कारक का क्या हो? परिवर्तन हो, वो आपका विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, ये सब विकारी शब्द हैं। और जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द होता है। जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें आदि बोधक अव्यय है, इसमें कभी भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर, अधिसूचना प्रकाशित होती है। अब देखिए, अधिसूचना जो प्रकाशित हो क्या? सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, सामान्य पत्र में। अधिसूचना एडवाइजरी जो जारी होती है, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अधिसूचना क्या होता है? सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। कहाँ प्रकाशित होता है? सरकारी गजट में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? अब देखिए, फिर नहीं है तो नहीं याद रखिए। बाकी हैं सरल शब्द का विलोम, लेकिन एक ऐसा है जो विलोम नहीं है। कुटिल, वक्र, कठिन, निरर्थक। तो 24 का क्या हो जाएगा? डी। निरर्थक जो है ये नहीं है विलोम, बाकी सब क्या है? विलोम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, वाक्य का प्रकार पूछ दिया है। अब रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं कि 3 की 4 की 5? ये रचना के आधार पर पूछा है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। आपको पता होना चाहिए, सरल, मिश्र और संयुक्त। कौन कौन से? सरल, मिश्र और संयुक्त। सरल में क्या होता है? जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, माने कर्ता एक, क्रिया एक, वहाँ पे सरल वाक्य होता है या साधारण वाक्य।
जैसे वह घर गया, वह घर गया, व्यक्ति भी एक, घटना भी एक, काम भी एक हो रहा है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, इसमें एक ही साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, कि एक काम हो और उसके अधीन, उसके जो है अधीन कोई दूसरा काम हो। जैसे मैं खाना खा चुका था तब वह आया। अब मैं खाना खा चुका था, एक काम तो हुआ, लेकिन तब वह आया खाने के बाद, तो ये अधीन हो गया ना, उस पर डिपेंडेंट हो गया, तो वहाँ पे हो जाएगा मिश्र वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य क्या है। जो संयुक्त वाक्य है तीसरा, वो है आपका कि जिसमें या जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा हो, वहाँ संयुक्त वाक्य। माने दो जुड़े हों, जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। माने मैंने खाना खाया एक हो गया, मेरी भूख मिट गई, ये दो सेंटेंस। और से ये क्या है, जुड़ा है। योजक चिन्ह और से क्या है, ये जोड़ा गया है। कंजक्शन क्या है इसमें लगा, और। तो जहाँ दो सेंटेंस हो और दोनों को एक तरह से जोड़ा गया हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। तो जैसे मैंने खाना खाया एक वाक्य हो गया, मेरी भूख मिट गई, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए। अब देखिए ये संक्षेपण क्या है। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। क्या है, स्वतः पूर्ण रचना। अब जानते हैं किसी विस्तृत विवरण हो, चाहे सविस्तार व्याख्या हो, या कोई वक्तव्य हो, या पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के लिए एक संयोजन को हम क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा 1/3। क्या लिखते हैं, 1/3, क्योंकि मूल पाठ के 1/3 शब्दों में लिखना होता है इसको, संक्षेप में संक्षेपण होता है 1/3। नेक्स्ट आप देखिए, जो शब्द पूर्वावर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यह हो जाएगा सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्योंकि संज्ञा के बदले जो प्रयोग हो शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे राम खाना खाया, फिर राम के बाद बोलते हैं वह फिर सो गया, तो वह किसके लिए आया, राम के लिए आया। और आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशेषण। हेलो। हाँ मामा। अरे मामा नहीं है, हम तुम्हारे दादा हैं बाबा। आराम से आप बता ले जाएंगे। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति। और जानते हैं आपकी 9 प्रकार के रस जो है बताए गए हैं। अब देखिए, अगर हम और रसों की बात करें तो जैसे श्रृंगार रस है, तो इसका तो क्या अस्थायी भाव क्या है, रति हो गया। क्या हो गया, रति। हास्य रस की बात करेंगे तो क्या होगा, हास हो जाएगा। करुण रस की बात करेंगे तो शोक हो जाएगा। रौद्र रस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए, क्रोध। वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स रस का क्या होगा, तो आप कहेंगे जुगुप्सा। अद्भुत रस का विस्मय, और शांत रस का क्या हो जाएगा, निर्वेद हो जाएगा। ये और भी जो है प्रकार के क्या थे, रस के अस्थायी भाव थे। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट दिया है कि किसी वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में संबंध का बताइए हुआ है। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं यह काम नहीं करूँगा, मैं काम के पीछे आया था। तो ये हो जाएगा, मैं काम के पीछे आया था। ये संबंध दिखा रहा है कि मैं इसी काम के पीछे ही क्या किया था, आया था। तो ये संबंध दिखा रहा है। अब देखिए, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाता है। अगर माता पिता द्वारा पुत्र को, मान लीजिए कोई माता पिता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई लेटर लिख रहे हैं, तो अभिवादन कैसा, अभिवादन माने जैसे आप लोग प्रणाम नमस्ते ये सब बोलते तो क्या करेंगे, शुभ आशीर्वाद कहेंगे, सादर नमस्कार कहेंगे, कि प्रणाम लिखेंगे, कि सादर प्रणाम लिखेंगे, बताइए। तो ये आसान है, शुभ आशीर्वाद ही ना बोलेंगे। आपको नमस्कार तो करेंगे नहीं, क्योंकि बराबरी वालों को किया जाता है। प्रणाम, सादर प्रणाम ये सब बड़े लोग किया जाता है, तो आपको क्या बोलेंगे, शुभ आशीर्वाद। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य बताइए। 10 अरब यात्री भारत आए। 10 अरब यात्री भारत आ चुके हैं। 10 के 10
अरब के 10 यात्री भारत आए हैं और 10 अरब यात्री भारत आएंगे। अब देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है, क्या होगा? ये हो जाएगा अरब के 10 यात्री भारत आए हैं। 10 अरब थोड़ी है, अरब से है ना, तो अरब के 10 यात्री भारत आए हैं, यही वाक्य क्या है आपका? शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? संकल्प पुल्लिंग है कि लज्जा है कि प्रार्थना है कि घटना है? तो ये संकल्प जो है आपका क्या है? पुल्लिंग है। संकल्प क्या है? पुल्लिंग है। अब देखिए ये जो लज्जा है ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं होती हैं और ये संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं, ठीक है। जैसे घटना हो गया, प्रार्थना हो गया, लज्जा हो गया, ये सब आकारांत हैं। क्या हैं? आकारांत जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये हमेशा किस में प्रयोग होती हैं? स्त्रीलिंग में होती हैं। नेक्स्ट चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि आपको बताना है। आरोग्य में है, ईसाई में है, ऊर्जस्वी में है कि औतुसुक्य में है? बताइए सोच के। तो ये हो जाएगा ऊर्जस्वी में। क्या हो जाएगा? ऊर्जस्वी में। यही स्वर संबंधी जो है अशुद्धि नहीं है, बाकी सब में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? बताइए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो आपको पता ही है ये 3 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार है कौन कौन सा? मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है और स्थानिक क्रिया विशेषण है। यही 3 प्रकार के आपके क्या हैं? रूप के अनुसार क्रिया विशेषण है। कौन कौन से? मूल, यौगिक, स्थानीय, 3 प्रकार के क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट चलते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका देखिए 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 की, 3। तो ये हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब कहेंगे कौन कौन से 4 भेद हैं इसके? तो स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है और रीतिवाचक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 2 शब्द का युग्म दिया है, अंश, अंश। सही अर्थ बताना है कि अंश का क्या मतलब है और अंश का क्या मतलब है। तो 36 का क्या हो जाएगा बताइए? ये बी बॉल हो जाएगा। अंश माने हिस्सा और एक अंश माने कंधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरल क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद है। अगर इनके अन्य जो है उपन्यास की बात की जाए तो रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है, प्रेमाश्रय है, निर्मला है, प्रेमा है, सेवा सदन है, वरदान है, मंगलसूत्र है। मंगलसूत्र कभी कभी पूछता है कि जो है गोदान के अलावा जो है प्रेमचंद्र की जो अन्य रचनाएं हैं या उपन्यास उसमें कौन सा अधूरा रह गया था? तो मंगलसूत्र, ठीक है। अब देखिए अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो आपको पता है ये छायावादी जो है कवित्री हैं और इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें जैसे महादेवी वर्मा का निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिखा है और उसमें सबसे ज़्यादा फेमस तो यामा हुआ था क्योंकि इसके लिए इन्होंने पुरस्कार भी पाया था। और अगर ये चतुर्सेन की बात करें जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ये भी एक महान उपन्यासकार थे, ठीक है। और इसमें और अगर हम बात करें तो जैसे वैशाली की नगरवधू है, रक्त की प्यास है, आलमगीर है, वयम रक्षाम है आदि इनके क्या है? प्रमुख उपन्यास है। और ये जो रांगे राघव आप देख रहे हैं, अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इनमें फेमस जैसे आपका मुर्दों का टीला है, प्रतिदान है, चीवर है, कब तक पुकारूं ये है, अजय खंडहर है, मेधावी है, पंचाली, ये सब इनकी जो है रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखिए, बुंदेली का क्षेत्र कहाँ है? ये जो बुंदेला है क्षेत्र या बुंदेली है, ये पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र को लेके है कि झांसी, जालौन, दतिया को लेके है कि अजमेर, जयपुर और जोधपुर को मिला के है कि आगरा, मथुरा और भरतपुर को मिला के है? तो ये जो बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी की बहुल वर्ग की बोली जाने वाली भाषा है बुंदेली। और ये उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा जो है दतिया, होशंगाबाद में बोली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ये झांसी क्या हो जाएगा? झांसी, जालौन, दतिया। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी बाल हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेतवाचक वाक्य है। संकेत किस वाक्य को पढ़ने से आपको लगेगा ये संकेत वाला है। जैसे यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, फसल अच्छी हो तो अच्छा है, वाह क्या अच्छी फसल है। इसमें संकेत किस में देख रहे होता है, ये दोनों तो आपका कट हो गया, बचा ए और डी। यदि वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, क्या ये संकेतवाचक है, या फिर वाह क्या अच्छी फसल है। तो ये हो जाएगा कि संकेत ये हो रहा है कि अगर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है किस पे, अच्छी वर्षा पे। और क्या इस बार अच्छी वर्षा होगी, ये तो आपका प्रश्नवाचक हो गया। फसल अच्छी हुई या अच्छी हो तो अच्छा है, ये इच्छावाचक है। और वाह क्या अच्छी फसल, ये तो विस्मयादिबोधक हो गया ना, या विस्मयावाचक वाक्य हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो ये हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से, कलकत्ता से। याद रखिए हिंदी का समाचार प्रथम पत्र जो है 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, 1826 में। और वो था कौन, ये भी पूछता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है। तो उदंत मार्तंड। कौन सा, उदंत मार्तंड। कब प्रकाशित हुआ, 1826 में। कहाँ से, कलकत्ता से। और इसके संपादक कौन थे, तब पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। तो ये था इम्पॉर्टेंट जो है यूपीएसआई की दृष्टि से। अन्य भी एग्ज़ाम में ये काम देगा, ऐसा नहीं कि खाली यूपीएसआई के लिए ये हिंदी है। तो ये अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।